मत सुनो सर बोलो बोलो आप। ये क्या लिखे, एक बच्चे ने क्या मैसेज किया है, सर आई एम सिक, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड क्लास टुडे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप, लेकिन क्या पता बहाना तो नहीं मारते हैं लोग। चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू। स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। तो डिटरमिनेंट का आज 6 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कंटिन्यू करेंगे पिछले वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया वहीं से। और आज हम लोग इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, हो ही जाएगा खत्म। बस 2-3 चीजें लगती हैं पढ़ाई करने में, और वो रेयरली मिलती हैं, कहीं कहीं मिलती हैं। जैसे कि दिमाग हो गया, मिलता है कि नहीं मिलता है भगवान जानते हैं। ठीक है, तो दिमाग लगाइए और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। और आज मैं इस साल इस पे कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं, हर शिफ्ट में आप देखोगे बेटा कि एक सवाल आया ही आया है, जिसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं वापस से जो पीछे पढ़ाया था थॉट प्रोसेस वहीं से लेते हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे। बेटा सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सोचने का हमने प्रोसेस कहां से डेवलप किया था कि सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो इक्वेशन होता है वो होता है x इक्वल टू बी के फॉर्म में। यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिकैप करते हैं सर हमने क्या पढ़ाई किया है। हम इसको सर x इक्वल टू बी बाई ए भी सोचते हैं, लेकिन सोचने के लिए सर मेरे पास दो चीजों की जानकारी होना चाहिए। पहला कि a 0 है, दूसरा कि a 0 नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि बेटा अगर a 0 हुआ और अगर a 0 नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे ही आपको मालूम पड़ा कि सर a 0 है, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपको पता चला कि a 0 है, आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर अब मेरे को x इक्वल टू बी पे सोचना पड़ेगा। और अगर आपको मालूम पड़ता है बेटा कि a 0 नहीं है, देन आप x इक्वल टू बी बाई ए के फॉर्म में सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a इक्वल टू 0 पे बात करते हैं बेटा। जैसे ही a 0 हुआ इक्वेशन, फिर भी अब b की बारी आएगी, b अपना रोल दिखाएगा। b बोलेगा देखो भैया हम भी तो 0 हो सकते हैं, हमारे पास भी तो शक्ति है, या तो b 0 हो सकता है, नहीं तो b 0 नहीं हो सकता है। अगर b 0 हो गया तो बेटा इक्वेशन बनेगा 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। और यहां से हमने क्या रिजल्ट निकाला था, और एनी वैल्यू ऑफ x LHS और RHS हमेशा बराबर होंगे, तो आंसर होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब बेटा याद ऐसे रखना है ना कि सर x इक्वल टू बी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब आता है जब मेरा a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए। अगर दोनों 0 हो जाए तो LHS ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज 0, RHS ऑलवेज 0, तो सर ये तो ट्रू है। अच्छा अगर b 0 नहीं हुआ तो बेटा क्या हो जाएगा, सर b 0 नहीं हुआ तो इक्वेशन बन जाएगा 0 into x इक्वल टू एनीथिंग। तो सर ये तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 बन रहा है, राइट साइड 0 नहीं बन रहा है, तो ये तो इक्वल ही नहीं होंगे ना सर, नहीं होंगे। इसका मतलब बेटा कि आंसर आएगा जी, बिल्कुल। तो नो सॉल्यूशन आंसर कब आते हैं बेटा, x इक्वल टू बी में a 0 हो जाए और b 0 ना हो। ठीक है सर, समझ गए? आगे चलिए, आगे चलते हैं बेटा। वापस से a 0 नहीं हुआ तो भी b चिल्ला करके बोलेगा देखो भैया हमारे पास भी दो रोल करने की शक्ति है, या तो b 0 हो सकता है, नहीं तो b 0 नहीं हो सकता है। अब फोटो क्या बनता है जरा ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। फोटो बन जाएगा बेटा x इक्वल टू b 0 है और a एनीथिंग है, b 0 है और a एनीथिंग है, क्योंकि a 0 नहीं लिया आपने तो a कुछ भी हो सकता है सर, बिल्कुल। तो बेटा फाइनली x का आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x का आंसर आ रहा है, x हैज सॉल्यूशन एंड इट इज 0, देयरफॉर इट इज ट्रिवियल। कि सॉल्यूशन आया और 0 आया तो ट्रिवियल होता है। दूसरा केस की बात करते हैं सर b 0 नहीं है, तो बेटा ये हो जाएगा x इक्वल टू b 0 नहीं है मतलब कोई नंबर होगा सर, और a तो 0 है नहीं तो सर ये भी कोई नंबर होगा। तो नंबर बाय नंबर, तो x क्या हो सकता है बेटा लोग, x कैन बी एनीथिंग, नंबर बाय नंबर नंबर ही होगा ना। हाँ जी सर, तो ये क्या होगा बेटा, नॉन ट्रिवियल, ये हो सकता है नॉन ट्रिवियल। तो ये हमने अभी तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चीज को समझ के रखा है। कमिंग टू द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये इतना बड़े
कैलकुलेशन को देख करके आप लोग को रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना है? क्योंकि आप लोग को याद होगा कि जब मैं फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रहा था तो डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में डिफरेंस समझा रहा था आप लोगों को, और डिफरेंस समझाया था तो मैं लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल से ही समझाया था। और मैंने बोला था कि देखो बेटा, हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है इक्वेशन को सॉल्व करना। इसका मतलब हम वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। इसमें वेरिएबल्स x एंड y है, तो मेरा टारगेट है कि सर मैं x और y का वैल्यू फाइंड करूं। सो x का वैल्यू ये आ रहा है और y का वैल्यू ये आ रहा है। दुनिया वाले इसको डिजाइन के फॉर्म में लिखा, ऐसे ही याद आ रहा है बेटा लोग? मैंने बोला था कि यहां से हम लोग डिजाइन डेवलप करते हैं, लेकिन पढ़ते उल्टा है। आपको करोगे तो ये मिलता है, और इसी डिजाइन को बोला गया था। तो मैं इस चीज को वापस से पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। सीधा बात करते हैं सर, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किए तो ये जो दो एक्स और वाई के वैल्यूज आए, इनके नेचर्स क्या है सर ये बताओ। ये जो दो इक्वेशंस हैं इनके नेचर्स क्या है सर आप ये बताओ। आप सभी लोग जानते हैं कि सर देखो, बिल्कुल आसान सा फंडा है कि लाइंस आपने दो लिया है, हमारे पास इक्वेशंस दो हैं, मतलब सर दो इक्वेशन मतलब दो स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि सर दो वेरिएबल में है ना। अगर दो वेरिएबल होगा तो सर लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और दो इक्वेशन है तो सर दो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। ये बिल्कुल सर दो लाइंस क्या क्या हो सकते हैं। तो बेटा पहला केस मैंने बताया था, इक्वेशन आपके पास है, सोचिएगा ध्यान से। इक्वेशन मैं ले लेता हूं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। यहां से हमने स्लोप निकाला था। स्लोप बताइए बेटा लोग क्या हो जाएगा? m1 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a1 upon v1 और m2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a2 बाई b2। 2 upon b2। जिन बच्चों को नहीं आती है बेटा, आपको एक होमवर्क मिलता है, याद करके आइए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। याद करोगे ये याद हो जाएगा। तो m1 और m2 ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है सर कि तीन ही केस पॉसिबल हो सकता है अगर दो लाइन से हमारे पास, तो या तो लाइन टच करके निकल जाएगा, या तो लाइन कट करके निकल जाएगा, नहीं तो लाइन बिना टच किए निकल जाएगा। तो पहला केस लेता हूं कि जब लाइंस आपस में पैरेलल हैं। लाइंस अगर आपस में पैरेलल हैं तो बेटा इनके स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल होंगे सर। अगर स्लोप्स इक्वल होंगे तो सर m1 और m2 ऐसे होंगे। m1 का वैल्यू है माइनस ऑफ a1 बाई b1, a2 का वैल्यू है माइनस ऑफ a2 बाई b2। दुनिया वाले इसी को खूबसूरती से a1 बाई a2 और b1 बाई b2 लिखते हैं, और ये केस का मतलब होता है सर नो सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट हो रहा है। रीजन इज कि सर पैरेलल है ना। जब लाइंस पैरेलल है तो सर लाइन तो कट ही नहीं किए। सॉल्यूशंस तब आएंगे जब आपके कर्व या तो कट करें या तो टच करें। ये कहानी हो चुकी है सर, हाँ हो चुकी है, लेकिन फिर भी बताना मेरा परम कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में बॉर्न बीटा नहीं पिया है ना। लीजिए सेकंड केस की बात करते हैं। जब लाइन मेरा कट करके निकल जाए, लाइन कट करके निकल गया, लाइन कट किया मतलब सर लाइन पैरेलल नहीं होगा। अगर लाइन पैरेलल नहीं होगा तो सर इनके स्लोप्स इक्वल नहीं होंगे, m1 और m2 बराबर नहीं होंगे सर। m1 m2 बराबर नहीं होंगे तो सर क्या लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है मतलब सर स्लोप्स इक्वल नहीं है। अगर स्लोप्स इक्वल नहीं है तो सर लाइन पैरेलल नहीं है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है मतलब सर लाइन इंटरसेक्ट करता है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करता है मतलब सर लाइन के पास सॉल्यूशंस होंगे। तो क्या लिख सकते हैं? वन सॉल्यूशन। यहां मैं लिख सकता हूं यूनिक सॉल्यूशन। और जिस दिन ये यूनिक सॉल्यूशन लाइंस एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट किए, बेटा कौन सा सॉल्यूशन होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? आ गई सर? Yes sir। बिल्कुल आ गई। तीसरे के बारे में बात करते हैं सर। तीसरा क्या हो सकता है सर? तीसरा हो सकता है ये वाला कि लाइन के ऊपर निकल जाए। तो इनफिनिट सॉल्यूशन। परफेक्ट, लाइन ऊपर निकल जाए सर। तो इसका मतलब होता है सर लाइंस ओवरलैप हो रहे हैं, और ओवरलैप हो रहे हैं मतलब सर पहला वाला लाइन और दूसरा वाला लाइन तो सर सिमिलर है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम जगह से पास हो रहे हैं। एग्जैक्टली सेम जगह से पास हो रहे हैं तो सर जो ये पाथ फॉलो कर रहा है वो भी वो पाथ फॉलो कर रहा है, तो सर इक्वेशंस दोनों के सेम ही होंगे ना।
और इक्वेशंस अगर सेम होंगे तो बेटा मैं लिख सकता हूं कि A1 by A2 और B1 by B2 इवन उनके कांस्टेंट वाले टर्म भी इक्वल होंगे। तो इस केस को क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट Finite सॉल्यूशन। solution. क्या ये चीज सारे बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सर। तो ये सब कहानी बचपन में पढ़ लिए थे, अब थोड़े बड़े होने की जरूरत है सर। आते हैं थर्ड वेरिएबल के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जानकारी दे दूं आप लोगों को कि x जो होता है d1 by d होता है, y जो होता है d2 by d होता है। अगर इनकेस z भी इन्वॉल्व हुआ तो आप लिख सकते हो z इक्वल टू d3 by d। लेकिन आपको मालूम है दुनिया वाले ना इंफॉर्मेशन छुपा लेते हैं आपसे। क्यों छुपा लेते हैं सर? बेटा ये डायरेक्टली नहीं आता है, डायरेक्टली नहीं आता है। आपको ऐसा लिखना होता है dx इज इक्वल टू d1, मल्टीप्लाई करके देख लो, तब आपके दिमाग में आएगा कि सर पूछो कि d जीरो है कि नहीं है। अगर d जीरो हो गया, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, अगर d जीरो हो गया तो बेटा क्या ये अलाउड है ऐसा लिखना? No, sir. No, sir. कहीं पे रुक करके सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो दुनिया वाले ये छुपा लिए कि हमने वो चीज कहां से लाया, समझ गए? फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि सर dx इज इक्वल टू d1 होता है, dy इज इक्वल टू d2 होता है। अगर z भी कहानी में आता तो सर dz इक्वल टू d3 होता। ठीक है सर, d1 क्या होता है? डिलीट फर्स्ट कोएफिशिएंट्स या डिलीट फर्स्ट कॉलम। d2 का मतलब सर डिलीट सेकंड कॉलम। d का मतलब होता है डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट हो गया बेटा a1 a2 b1 b2। अब आपको d1 फाइंड करना है, मतलब डिलीट फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट किया और कांस्टेंट को चिपका दिया। d2 का मतलब होता है डिलीट सेकंड कॉलम, तो इसमें के सेकंड कॉलम को डिलीट कीजिए और कांस्टेंट को चिपका दिए, तो ये हो जाएगा d2। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. होता तो बेटा इसका मतलब डिलीट थर्ड कॉलम, और थर्ड कॉलम की जगह पे वही कांस्टेंट जो है ना राइट साइड में उसको चिपका दीजिए। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आपको मालूम है अगर यहां से मैं चाहूं तो आपको घुमा सकता हूं। क्या होगा जब ये कांस्टेंट जीरो होंगे? क्या होगा जब ये कांस्टेंट को मैं जीरो कर दूं? तो बेटा यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो, Sir, यहाँ पे भी zero. जीरो और यहाँ पे भी जीरो। इसका मतलब सर d1 जीरो और d2 जीरो। Yes, sir. सर d1 जीरो d2 जीरो, इसका मतलब क्या? तो बेटा ये जीरो, ये जीरो, जीरो बाई डी, Trivial आएगा. ट्रिवियल Trivial. सर। X equals to 0 upon anything trivial होता है. परफेक्ट। बात Yes, समझ में sir. गई? Yes, sir. क्या Yes, होगा sir. जब मेरा d भी जीरो आ Yes. जाए? कौन सा सर? Sir, क्या? अगर क्या होगा जब मेरा d जीरो आ जाए? तो पहले तो सर d जीरो आएगा तो आप इसको ऐसे सोचोगे ही नहीं। आप कैसे सोचोगे? Yes, sir. dx इज इक्वल टू d1 वाला सोचोगे सर। आपका d1 जीरो आ रहा है और आपने बोला सर d भी जीरो आ रहा है, तो जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, Infinite solution. solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन रहे हैं सर। अब देखो मैंने जो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल सिखाया है वो कितना काम आ रहा है। लॉजिक Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. ना कुछ तो बोल दो। Sir, सब हाँ सब जी. सब बोल रहे हैं. कुछ लोग हाँ बोलते हैं, अब पता नहीं उनको क्या लगता है कि सर, आप लोग को लगता है ना कि आप जितना बार हाँ बोलोगे ना कि उतने मेरे अकाउंट में पैसा आते जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, आप हाँ बोल सकते हो। Yes, sir. और अगर पैसा आता ना तो आप लोग नहीं बोलते, दुनिया स्वार्थी है। ये देख लो, लॉजिक समझा दिया, Yes, sir. ये भी Yes, समझा sir. दिया, फोटो भी बनाकर दिखा दिया। और अगर आपने नहीं समझा तो क्या करेंगे आप? Little star. पोयम याद कीजिए, ट्विंकल लिटिल स्टार। How क्या I wonder what you are. उसके बाद अब हुआ. इसका मतलब मैं ये समझू कि किसी को समझ में नहीं आया, सारे पोयम याद कर रहे थे। Sir, क्या हुआ? नहीं सर, मैंने सर बोला बचपन से याद है. नहीं आएगा वो पोयम याद करेगा। सर और ये आपको याद याद नहीं होगा। आपको भी याद है. सर ये याद थी हमें.
मतलब कि आप यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हो, आप खुद भी पोएम याद कर रहे हो। मेरे को तो समझ में आ गया है ना, तो हमें भी आ गया ना। मैं तो बचपन में ये सब याद किया था। हम भी किए थे। हाँ जी, हम भी सर हम किए मूवी थे। कर मतलब आप लोग मेरे सेम लेवल के हो ना। मेरे को लगता था मैं ही जीनियस हूँ इंडिया में, आप लोग भी जीनियस हो। चलिए जी, नहीं, कोई चैट में मैसेज नहीं करेगा क्योंकि मेरा ध्यान अभी स्क्रीन पे है। मैं कोई डिवाइस अपने पास कनेक्ट नहीं करता हूं मैं आपका चैट पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो 5-6 साल पहले सिखा दूंगा आप लोगों को। क्या सिखाया था कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, और जैसे ही सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने की बारी आती है आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए सर कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो या तो एक होगा नहीं तो अनेक होगा, मतलब या तो यूनिक होगा नहीं तो इनफाइनाइट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है बेटा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नो सॉल्यूशन। आप मुझे बताओगे बेटा लोग कि मैं एक लीनियर इक्वेशन दिया और मैंने बोला कि इसके पास सॉल्यूशंस नहीं है, क्या होगा बता सकते हो? सर रिपीट करना एक बार। मैंने बोला कि बेटा आपके पास इक्वेशंस हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ इक्वेशंस के पास सॉल्यूशंस नहीं है, तो कौन सा वाला केस इमेजिन करोगे आप? इनकंसिस्टेंट। कौन सा वाला केस इमेजिन करोगे? एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में सोचो, कौन जीरो होगा सर कौन ए भी बी जीरो होगा? होगा। जीरो सर होगा। ए भी। ए बी और बी भी। ए नहीं जीरो होगा बट बी जीरो सर बी जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा जीरो अगर ये सुन लो बेटा, अगर सुनो मेरी बात को, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करेंगे हम लोग तो सर इसको ऐसा सीखेंगे, a1x इक्वल टू b1, a2y इज इक्वल टू b2। तो B1 B2। आप बोल रहे हो सर सोल्यूशन नहीं है, सुनो ध्यान से, आप बोल रहे हो सर सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन नहीं है तो सर इसको अगर मैं अकेला सोचूं तो a1 जीरो होगा b1 जीरो नहीं होगा। इसको मैं अकेला सोचूं तो a2 जीरो होगा b2 जीरो नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू b वाला फॉर्म से सोच रहा हूं मैं। लेकिन क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो सर दो वेरिएबल्स में हमें ये आजादी होती है कि कोई एक नॉन जीरो हो जाए। अब मान लो ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, बट ये वाला पार्टी नॉन जीरो आ रहा है। आप टू वेरिएबल्स को कैसे सोचोगे बेटा लोग? टू वेरिएबल्स को कैसे सोचोगे? डी एक्स इज इक्वल टू d1 और dy इज इक्वल टू d2। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे पहला बताओ कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो आप क्या लिखोगे बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए? कि डी भी जीरो होना चाहिए और d1 जीरो होना चाहिए, दोनों ही इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देने चाहिए। अगर मैं बात करूं बेटा इसके पास सॉल्यूशंस नहीं है तो डी तो जीरो होगा लेकिन d1 या D2 जीरो नहीं होगा, जीरो एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो। नॉन जीरो। अब एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक बात बताओ दोनों में डी जीरो होगा। हाँ जी, कैसे सर? बेटा कहानी में आओ वापस, ये देखो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो दोनों में मेरा ए जीरो होता है। तो अब की बार ए की जगह पे बैठा कौन है? डी बैठा है सर। डी एक्स इक्वल टू d1 है, dy इक्वल टू d2 है, तो अब की बार ए की जगह पे डी बैठा है, तो थिंक इन टर्म्स ऑफ डी नॉट इन ए। बात समझ में आ गई बेटा लोग? यस सर। चलिए थ्री वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वी हैव सफिशिएंट टाइम, अच्छा टाइम है मेरे पास कि मैं दो क्वेश्चंस को आराम से करा सकता हूं जेई के। थ्री वेरिएबल्स इक्वेशन है सर। यहां से बेटा मैं आपको बोलूं कि मुझे डी फाइंड करके दो, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। बेटा लोग बताओ जरा डी कैसे फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे आप लोग? 1 B1 C1 ये रो आ गई, फिर A2 B2 C2 A3 B3 C3, और सेकंड जो बनेगा वो बनेगा XYZ वाला X1 Y1 Z1 करके, और जो थर्ड Very बनेगा वो बनेगा D1 D2 D3, बाकी में 1 1 1 वैल्यूज। गुड। कोई मुझे D1 बता सकता है बेटा लोग? हैरी नहीं बोलेगा, B2 बाकी कोई बोल सकता है। हैरी नहीं बोलेगा, बाकी कोई भी बोल सकता है। बोल दिया ऐसे। कोई बच्चा बोले
हाउ वी विल फाइंड D1? क्या मैं ये समझूं कि कोई जनता नहीं है यहाँ पे? सर D1 में A1 A2 और A3 की जगह D1 D2 D3। यही बोलना था बेटा, ये तो आप इतना समय क्यों लगा दिए? हाँ जी सर थोड़ा सर, बोलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में आप पे दया किया मैंने, तरस आ गया सर आपके ऊपर। नो सर, ऐसी बात नहीं ऐसी है ही बात सर। है बेटा। अब देखो कई लोगों को तरस ही नहीं आएगा, वो बोलेंगे ही नहीं। बेटा बोलो जरा D2 कैसे निकालेंगे? देख रहे हो कितने स्वार्थी लोग हैं आपकी क्लास में। D1 A1 A2 C1 D3 C1 C2 C3। क्या आप लोग D3 अपने मन से फाइंड कर लोगे? ना, अपने मन से नहीं, आपके मन से फाइंड कर लेंगे हम लोग। लो मैंने जी, क्या सर सब मत करो फाइंड मत करो बेटा, मैंने कर दिया है। ठीक है, मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, चलिए जी, ये जो इतना सा चार्ट देख रहे हो ना, नहीं जाना है इसके पास। मैं जो सिखा रहा हूं वो समझिए आप। तो चलिए हम सीखते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब आप देखोगे कि हमने जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सीखा है, उसका फायदा आपने देखा ना बेटा, 2 वेरिएबल में भी फायदा हुआ उसका, अब 3 वेरिएबल में भी और अच्छे से फायदा होने वाला है। देखिएगा बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि 2D में आप 2 वेरिएबल्स में x इक्वल टू D1 बाई डी सोच रहे हो, y इक्वल टू D2 बाई डी सोच रहे हो, और z इक्वल टू D3 बाई डी सोचोगे 3 वेरिएबल्स में। लेकिन उससे पहले का कहानी क्या था बेटा, कि वो वहां से नहीं आया, वो कहां से आया? dx इज इक्वल टू D1, 1 upon D। हाँ, dx इज D1। yes sir। जैसे ही मैंने ये लिखा, आप लोग अपने मन में लिख लोगे सर dy इज इक्वल टू D2 भी है एंड dz इक्वल टू D3 भी है। कोई एक समझना है, वो फंडा सब पे अप्लाई करना है। अब जैसे ही आपने लिखा बेटा, आपके दिमाग में दो चीजें चली कि सर पहले डी से पूछिए कि बेटा तुम कौन हो। तो डी बोलेगा या तो मैं 0 होऊंगा, नहीं तो मैं 0 नहीं होऊंगा। जैसे ही डी 0 हुआ, आपने खुद को रोका और बोले कि हमको बस अब यहीं पे फाइट करने की जरूरत है सर। बात समझ में आ रही है बेटा लोग? dy इक्वल टू D2 और dz इक्वल टू D3। ये dz ऐसा मत समझना ना कि dx ऐसा है, ना 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 ना, dx बेटा मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड है। अब फिर आपने सोचा कि सर d0 नहीं है। अगर d0 नहीं है तो बेटा कौन से फॉर्मेट में सोचोगे बताओ? x इक्वल टू D1 बाई डी, y इज इक्वल टू D2 बाई डी, और z इक्वल टू D3 बाई डी। ऐसा समझोगे आप? हाँ जी सर। अब बेटा सोच लिया आपने, डी तो बोल दिया कि मैं 0 हूं। अब D1 D2 D3 की बारी आई। अब ये लोग भी चिल्लाएंगे, भैया हमारा भी रोल देखो। हमारा रोल क्या है? सारे लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, कि या तो मैं सभी 0 हो जाऊं, D1 भी 0, D2 भी 0 और D3 ऑल 0, इनफिनिट सॉल्यूशंस। सारे 0 बन गए। तो बेटा फोटो कैसा बन जाएगा? D0 है और ये सारे 0 बन गए। 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0 और 0 इंटू जेड इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड x, y एंड z। ये इक्वेशन ट्रू है तो क्या लिखेंगे बेटा लोग? इट हैज इनफिनिट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये फायदा हुआ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सीखने का। अगर नहीं सीखते तो आंखों से आंसू आ जाते, बता रहा हूं आपको। दूसरा केस की बात करते हैं कि D1 D2 D3 में से कोई बोल रहा है कि देखो भैया मैं 0 नहीं हूं, मैं 0 नहीं बन रहा, चाहूं। बात समझे? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एटलीस्ट 1 इज नॉन 0। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? एटलीस्ट 1 ऑफ D1 D2 D3
इज नॉन जीरो। बाकी तीनों जीरो ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दो जीरो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा बस यही कंसर्न है कि एक जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई कुछ भी हो रहा है सर मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मान लो बेटा ये जीरो बन रहा है, D1 जीरो बन रहा है, D2 जीरो बन रहा है, D3 बोल रहा है मैं जीरो नहीं हूं, तो बेटा ये तो फॉल्स हो गया ना। कौन सा वाला केस बन रहा है? वन वेरिएबल में सोचिए कि x इक्वल टू बी में सर a जीरो बन रहा है बट b जीरो नहीं बन रहा है। इसका नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नो सॉल्यूशन। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। नो सर। अब आते हैं बेटा डी नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म में बात करते हैं। अब यहां से भी आप दो चीजें सोचेंगे। क्या सोचेंगे सर? सेम चीज सोचोगे आप लोग कि सर या तो D1 D2 D3 सारे जीरो हो जाए। अगर सारे जीरो हो जाएंगे बेटा लोग तो ये क्या फॉर्मेट बन जाएगा? x इक्वल टू जीरो बाई जीरो। एनीथिंग, क्योंकि डी जीरो नहीं है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। आप जब डी नॉट जीरो है तो बेटा ऐसा सोचिए, जब डी जीरो है तो आप ऐसा सोचिए। तो x इक्वल टू जीरो बाई एनीथिंग जीरो आ रहा है। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर y भी जीरो आएगा और z भी जीरो आएगा? ट्रिवियल आएगा ये, सर ट्रिवियल। ट्रिवियल आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा लोग? ट्रिवियल। क्या Trivial. बात है, वेरी गुड। एंड वो वाला केस क्या बनेगा बेटा लोग कि एटलीस्ट लास्ट वाला नॉन ट्रिवियल आएगा, एनीथिंग अपॉन एनीथिंग इक्वल्स टू वन एनीथिंग। ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर बाकी कुछ भी हो एक नॉन जीरो से मतलब है तो नॉन ट्रिवियल आएगा सर, क्योंकि नंबर बाई नंबर एक नंबर देके चला जाएगा। तो नंबर देके चला गया, बाकी सब जीरो दे रहे, कोई फर्क नहीं। x जीरो हो गया, y जीरो हो गया और z टू हो गया, तो ये ट्रिवियल थोड़ी है। नॉन सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, बात को समझिए, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट किया लेकिन वो नॉन ट्रिवियल होगा। जीरो नहीं होगा बस। क्या लिख सकता हूं? नॉन ट्रिवियल। ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा लोग, अब मुझे बताओ क्या ये वाला केस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? ये वाला केस कंसिस्टेंट। वेरी गुड। कंसिस्टेंट। सेकेंड वाला बेटा लोग कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? सर कंसिस्टेंट। ये वाला केस बताओ बेटा लोग, ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आएगा। कंसिस्टेंट सर, सॉल्यूशन आया तो यस सर। आया और वो जीरो जीरो आया ना, तो सर वो कंसिस्टेंट हो गया। यस सर। एंड लास्ट वाला बेटा लोग होमोजेनस पर कंसिस्टेंट होगा। वो भी Consistent. कंसिस्टेंट होगा, वो भी कंसिस्टेंट होगा। क्यों कंसिस्टेंट होगा सर? सॉल्यूशन आया भले वो नॉन ट्रिवियल था, मतलब x का वैल्यू जीरो आ रहा है, y का वैल्यू जीरो आ रहा है, z का वैल्यू टू आ रहा है, आया तो। सर x का वैल्यू वन आ रहा है, y का वैल्यू टू आ रहा है, z का वैल्यू -4 आ रहा है, आया तो। जीरो नहीं आया, आया ना। ऐसा तो क्यों नहीं आया? जब नहीं आएगा तब मैं इनकंसिस्टेंट बोलूंगा, आया तो कुछ भी आया सर, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ गई यस यस सर। सर। बेटा? चार्ट Yes, sir. सारे दिमाग में छप गया कि नहीं छपा? यस सर। छप गया। अब इनका एक छोटा सा वर्जन देते हैं। सर क्या होगा जब मेरा D1 कांस्टेंट टर्म ही जीरो हो जाए? तो कितने बच्चे समझते हैं कि सर ये कांस्टेंट जीरो करने से फायदा ये हुआ कि ये सारे जीरो हो गए? इनफिनिट सॉल्यूशन आ जाएगा। रुको, एक में इनफिनिट सॉल्यूशन आ जीरो हो जाएगा, गया। एक में ट्रिवियल आ सोचते हैं, जाएगा। आराम से सोचते हैं बेटा। D1 D2 D3 जीरो होगा, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आप डिटरमिनेंट निकालोगे, dx निकालोगे, पहला कॉलम डिलीट करोगे, जीरो जीरो डालोगे, जीरो। नहीं समझे? D1 Yes, बताओ, sir. यस सर। D1 बताइए क्या? समझ गए। D1 बताओ, डायरेक्ट D1 बताओ।
0 0 0 डिलीट फर्स्ट 0 0 0 डिलीट फर्स्ट कॉलम और लास्ट वाला कांस्टेंट चिपका दीजिए 0 0 0 B1 B1 B2 B1 B3 B3 C1 C1 C3 C2 C3 कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है डिटरमिनेंट का, देखते हैं किसका मेमोरी अच्छा है। सर अगर एक रो में 0 0 जाता है तो 0 जाता है। प्रॉपर्टी का नाम क्या था, प्रॉपर्टी का नाम क्या था, प्रॉपर्टी का नाम क्या था है again all zero कुछ property, भी all zero property। ऑल जीरो प्रॉपर्टी। हाँ सर एक सेकंड साथ में बोला, लेकिन मैंने आप लिख रहे थे। हे भगवान क्या करूं मैं, सर प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी तो नहीं लगी। प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी क्यों लगाओगे आप? Proportionality if all the elements of a row or column are proportional identical। अरे जीरो लिख तो दिया सर ने, all zero Identical है property। नहीं, आइडेंटिकल है किधर मुझे ये बताओ। अच्छा नहीं मैंने वो सिर्फ वो लिए 0 0 0। ऐसा तो नहीं बेटा आप बीबी को गायब कर रहे हैं और सिर्फ 1 2 3 समझ रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गया था, बाकी समझ आ गया। इतना भी मतलब महान नहीं बनना है ना। बीबी उड़ा दिया, सीसी उड़ा दिया और 1 2 3 सर लिख दो 0। अरे देवा, चलिए जी, तो आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर ये कांस्टेंट 0 करने से ये फायदा हुआ कि मेरा D1 0 हो गया, सिमिलरली D2 0 होगा और D3 0 होगा। अगर D1 D2 D3 0 हो गए तो मेरे पास तो सर 2 ही केस बचा, कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर तो मैं बात ही नहीं करूंगा सर। बात समझ में आ रही है बेटा? ये दोनों उड़ गए अपने आप, ये दोनों ठीक हो गए। Yes, मेरे पास बचे बस 2 चार्ट, या तो D0 होगा या तो D0 नहीं होगा, क्योंकि ये भाई साहब ऑलरेडी 0 बैठे पड़े। तो मेरा डिपेंड करेगा कि अब डी का वैल्यू क्या आ रहा है सर। अगर डी का भी वैल्यू 0 आ रहा है और D1 D2 D3 ऑलरेडी 0 पड़े हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर डी का वैल्यू 0 नहीं है और D1 D2 D3 0 है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक मिनट सर जरा चार्ट बताओ, लो जी पढ़ लो। अगर D0 नहीं हुआ सोचोगे कैसे, कोई एक इक्वेशन पकड़ लीजिए आप, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, dx इज इक्वल टू D1 पकड़ लो। D1 का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा लोग, 0 आ रहा है सर। D2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। D3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं ना, dx इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया तो बेटा फॉर्मूला आपका इक्वेशन बनेगा 0x इक्वल टू 0, और ये क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जो ये वाला केस लेके जा रहा है। yes sir देख रहे हो, जब D0 हो रहा है Yes. तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, या तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बन सकता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बनता है क्योंकि आपको कोई सॉल्यूशन ही ना मिले सर। अगर D0 नहीं हुआ, अगर D0 नहीं हुआ तो बेटा आप इसको कैसे समझोगे, x इक्वल टू D1 बाई D समझोगे। तो D तो ऑलरेडी 0 है और D मेरा नॉट 0 है, एनीथिंग है, तो 0 बाई एनीथिंग 0। तो कौन सा केस हो रहा है, ट्रिवियल Trivial. सॉल्यूशन सर। इन शॉर्ट बोलूं ना तो मैंने क्या किया बेटा लोग कि इसके लिए मैंने वो चीजें डिलीट कर दी हैं। कौन सा वाला सर, ये दोनों चीज डिलीट कर दिया, क्योंकि सर इन पे तो बात ही नहीं हो रहा है। मेरा ये 0 और ये 0, तो मेरा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। trivial solution बात समझ में आ गई, आ गई। yes Yes sir sir चलिए तो शुरू किया जाए। हाँ जी सर, yes sir। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले Yes, sir. एक डेटा सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है सर? ये सब ना करो सर प्लीज, ये जो वर्ड है ना सर याद रखें, हम इसको फॉलो ही नहीं करते। क्यों नहीं फॉलो करते हो सर, एटीट्यूड है हमारा, हम नहीं करते फॉलो। जाओ चलो मत कीजिए फॉलो, कभी फुर्सत मिल जाए तो कर लेना। x1 1 1 x1 1 1 x डायगोनल सेम है, सिमेट्रिक इसका आंसर होता है सिमेट्रिक। x का x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या है सर इसका, तो प्रूफ खुद से करें, मैं नहीं बता रहा हूं। दूसरा डिटरमिनेंट भी याद रखेंगे आप लोग। वो कौन सा डिटरमिनेंट है सर, देखो काफी सारा डिटरमिनेंट याद कराया हूं, बोला था बेटा स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट से याद रखो याद रखो याद रखो। याद नहीं करोगे ना तो फिर
हाथ जोड़ के भगवान को रोज पूजा करना आप लोग। दूसरा डिटर्मिनेंट है ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड मान लेता हूं मैं, गो फॉर कॉलेज। सारी लड़कियां जिनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं कॉलेज जाती हैं। ये सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, ऊपर वाला भी सिमेट्रिक था, इधर वाला भी सिमेट्रिक है। इसका होता है बेटा लोग ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए जी बेटा लोग आते हैं सवाल में, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर आप लोग एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस भी ठीक से सीख लेते हो तो जेई के PYQs में आप मेरे को चैलेंज करोगे कि सर आप टफ क्वेश्चन देके दिखाओ। लिटरली बता रहा हूं बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि जिसमें आप ढूंढोगे कि सर टफ क्वेश्चन तो मजा नहीं आ रहा है। पहले इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, है क्या। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस दे दिया है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, सामने वाला बोल रहा है कि इसके पास मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो बेटा मेरे दिमाग में तुरंत आया वो वाला फंडा, कौन सा वाला, dx इक्वल टू डी वाला। ये वाला फॉर्मूला आ गया सर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला बेटा कि dx इक्वल टू डी1 मैं लिखूंगा, आप सोचोगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में आपको तीनों याद रखने हैं कि सर dx इक्वल टू डी1 भी है, dx इक्वल टू डी2 भी है और dx इक्वल टू डी3 भी। D3 एक अच्छी चीज बता रहा हूं आप बेटा, जेई मेंस और एडवांस D1 D2 D3 इनकी शक्ल पसंद नहीं करता वो। क्या बोला सर आपने, D1 D2 D3 की शक्ल पसंद नहीं करता, मतलब सर मेरे को D1 D2 D3 फाइंड करने को बोला ही नहीं जाएगा, तीनों नहीं बोला जाएगा आपसे कभी भी फाइंड करने को। तीनों आपसे फाइंड करने को मतलब 90% केस में नहीं बोला जाएगा, 10% ही ऐसे केस बचे जिसमें आपको फाइंड करना होता है। नहीं तो मोस्टली जेई अवॉइड करता है कि मैं D1 D2 D3 सारा आपसे फाइंड करा रहा हूं और सारा मैं आपसे चेक करा रहा हूं कि बताओ सब जीरो आ रहे हैं कि नहीं, उससे कोई एक नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि मेरे दो ही केस बन रहे थे। सब या तो D1 D2 D3 सारे जीरो बन जाए, नहीं तो एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो। तो आप बैठ के थोड़ी ढूंढोगे कि सर सारे जीरो आ रहे हैं कि सारे कोई एक नॉन जीरो आ रहा है। तो सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि सर D1 D2 D3 एक साथ पसंद नहीं करता है, मतलब सर तीनों में से कोई एक फाइंड मुझे करना पड़ जाएगा। हाँ जी सर, वो कौन सा फाइंड करूंगा मुझे कैसे मालूम, बेटा वो डिपेंड करता है आप IQ क्या लगा रहे हो। वो सोचना पड़ेगा आपको कि सर मुझे D1 फाइंड करना चाहिए, D2 फाइंड करना चाहिए, D3 फाइंड करना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिमाग दूंगा कि सर कैसे सोच रहे हैं हम इस चीज को। तो मैंने इस इक्वेशन को सोचा, बैक माइंड में मैंने तीनों इक्वेशन सोच लिया है, YZ वाला भी सोच लिया। सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब कि सर D भी जीरो हुआ रहेगा और D1 जी और D3 तीनों जीरो हुए रहेंगे। क्या ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर D जीरो और D1 D2 D3 तीनों जीरो, तो ही तो सर दोनों साइड जीरो जीरो बनेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। बिल्कुल आएगा सर। तो चलिए बेटा पहले इस इक्वेशन को आप D1 बताइए, D बताइए, D होगा क्या। कितने लोग समझ पा रहे हैं सर? 2 1 -1 2 -5 लैम्डा x 2 और -5, D का वैल्यू ये आ रहा है। क्लियर है बेटा लोग? यस सर। यस सर अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सर सॉल्व कैसे करूंगा? सॉल्व मैं करूंगा ना, आप थोड़ी करोगे, सॉल्व मैं करूंगा। सर एग्जाम में कौन करेगा? मैं आके करूंगा, टेंशन ना लो। यहां से जब आप लेमडा का वैल्यू निकालेंगे बेटा लोग, अच्छा डी को क्या करना है? जीरो करना है। क्यों जीरो करना है? क्योंकि सामने वाला बोल रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो डी भी जीरो होगा, D1 D2 D3 सारे जीरो होंगे। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा लेमडा का वैल्यू आता है 17 आता है। आपको कैसे मालूम सर? पिछले क्लास में बेटा सॉल्व किए थे और मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग इतना छोटा छोटा चीज तो कर लोगे। अब मुझे मालूम है कि सर क्योंकि इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो D1 भी जीरो हुआ रहेगा, D2 भी जीरो हुआ रहेगा और D3 भी जीरो हुआ रहेगा। तो तीनों में से कोई सारे जीरो हुए रहेंगे सर। तो मुझे क्या करना है? मुझे तो सर म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। लेमडा मैंने निकाल लिया सर, मुझे म्यू फाइंड करना है। अब मैं ऐसे केस की बात करता हूं जिसमें एक बच्चा D1 फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। दिमाग को देखिएगा,
D1 फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा मुझे बताओगे आप लोग कि D1 सर कहाँ गए? हेलो सर। नेट का इशू हो गया होगा। नेट मैंने सोचा मेरा हुआ है। अरे वो बताओ यार, ऊपर वाला कौन सा था? ऊपर वाला कौन सा डिटर्मिनेंट था? बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये फिर से वही पंगा हुआ रहेगा। कौन सा पंगा? नेटवर्क। लाइट चली लाइट। गई। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। Yes, sir. लोगों को बोल रहा था कि मैं वैसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो D1 फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए बच्चा गलत नहीं है, बच्चा बहुत सही है, तो ना ही उसका आंसर गलत आएगा, बिल्कुल आंसर गलत नहीं आएगा। बस फर्क यही है कि बेटा जेई चाहता है कि आप उसके एग्जाम में आकर बैठकर और गलती करें। जेई चाहता है इस चीज को कि आप गलती करो, क्योंकि जेई इज नॉट अ सिलेक्शन गेम, इट इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन गेम। जेई सिलेक्शन से ज्यादा एलिमिनेट करता है। तो अब देखिए D1 फाइंड करने में गलती कहां पे हो रहा है। D1 पैसे बताएंगे बेटा लोग, डिटरमिनेंट बनेगा क्या D1 का? डिलीट फर्स्ट कॉलम और बताओ क्या लिखूंगा मैं? 0 नीचे को और फिर 2 5 q 7 Q 7 7 1 minus 1 5 minus 2 5 2 2 minus minus 1 lambda lambda minus 5 minus 5 अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा लोग, सावधान कहां पे रहना है आपको। कभी कभी एग्जाम वाले गेम करते हैं, वो XYZ में हेरा फेरी कर देंगे। Y इधर घुमा देंगे, Z उधर घुमा देंगे, तो केयरफुल सर रहना एक है चीज पूछूं? टाइम। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? सामने वाला XYZ आपको ज्यादा खूबसूरत नहीं देगा, उल्टा कर देगा। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख देता हूं, -5 y प्लस 2x माइनस 3z, और आप 2 1 -1 -5 2 -3 लिखते, गलत हो जाता। समझ गए? तो क्वेश्चंस ऐसा करता है, ऐसा करता है, कई बार किया भी है। कुछ फोकस चाहिए ना बेटा एग्जाम में, प्रेशर हैंडल कैसे कर रहे हो आप। तो देखिए अब यहां पे इस बच्चे ने गलती क्या किया है। अगर बच्चे ने D1 निकाला तो उसके पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं डिटरमिनेंट में। तो मान लो कि इस बार तो आपके पास लेमडा का वैल्यू बहुत खूबसूरत है, 17 है, तो आप यहाँ पे 17 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसा केस कंसीडर करके चलता हूं जहां पे आपको 17 की जगह पे 171/17 आ गया रहता, तो बेटा आप तो कैलकुलेशन करते करते ही रोने लगते। नो डाउट आप कैलकुलेशन कर देते, लेकिन कितना ज्यादा टाइम लगता है, इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। yes sir टाइम मैं क्या समझा रहा हूं कि सर मुझे D1 D2 D3 मुझे मालूम है कि सर जेई तीनों की शक्ल पसंद नहीं करेगा, लेकिन किसी एक की शक्ल पसंद करेगा, और वो एक की शक्ल सर मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप मुझे बताएंगे बेटा लोग कि किसको फाइंड करना यहाँ पे सही रहता, किसको फाइंड करना सही रहता? D3 को। D3 को। परफेक्ट आंसर। सर D3 फाइंड करके देखो आप। क्यों सर? अरे देखो मजा क्या आ जाएगा आपको। था बेटा D3 फाइंड करने का पर्पस यही है कि मुझे लेमडा ही परेशान कर रहा था ना, तो लेमडा D3 में थर्ड कॉलम में बैठा है, उड़ा दो उसको। D3 फाइंड कीजिए। 2 2 1 1 और 1 1 minus 5 -5 2 5 minus mu 5 और 7। सर लेमडा का 5 कहानी खत्म कर दिया मैंने। बस यही सोचना होता है आप लोगों को। सोच लिया तो काम बन गया, नहीं सोचा तो रोओगे बेटा, टाइम वेस्ट करोगे बैठ करके। D3 को सॉल्व करेंगे बेटा। D3 भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो D1 तो 0 है, D1 D2 D3 सारे 0 हैं, तो मैंने सिर्फ D3 को 0 किया, क्योंकि मुझे म्यू निकालना है सर, मेरे को सारे 0 करके क्या मतलब है। तो इसको फाइंड करेंगे बेटा लोग, तो म्यू का वैल्यू आता है -13 आता है। ठीक है, म्यू का वैल्यू -13 आता है। सॉल्व करके देखिए। सर आपको कैसे मालूम? बेटा पिछले क्लास में किए थे हम लोग। पिछली क्लास कैसे? इससे पिछला बैच? ना जी, ये वाले में देखो, समझ गए? ये सर ना सर मजा नहीं आ रहा है। आपने काम करो, इसको उठा करके और इधर लिख दो सर, क्योंकि हमको सर आसानी हो समझने में। लो भैया आप भी ले लो। खुश?
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये पता नहीं क्या है लास्ट में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लेमडा इज इक्वल टू 17। अब देख लेना कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इतना आसान चीजों पे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट यहीं से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहां से म्यू का वैल्यू आ रहा है बेटा लोग आपका, ये आधा तो गायब हो रहा है, ये मतलब मैंने अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया था, अब आएगा शायद। हाँ जी अब आ रहा है, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, -13। अब आपसे पूछ रहे हैं कि लेमडा प्लस म्यू लेमडा माइनस म्यू का होल स्क्वायर बताएं। तो देखिए एक आइडिया ये है बेटा कि आप वैल्यू रखें और सॉल्व कर दें, वैल्यू रखें और सॉल्व कर दें। दूसरा आइडिया है कि आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। वैसे मैं वो याद करने के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। लेमडा का वैल्यू आया था 14, म्यू का वैल्यू आया था -13 का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी 17 आया था। 17 माइनस 13 का होल स्क्वायर प्लस में 17 प्लस 13 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो आंसर इज 916। ए ऑप्शन आएगा इसका, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब याद sir. करने को मैं क्या बोल रहा था बेटा आप लोगों से, याद करने को मैं ये चीजों बोल रहा था कि आप लोग ये दो चीज याद रखेंगे। कौन सा चीज सर, ये वाला बेटा, ये वाला। अरे यार क्यों ब्रेक हो जाता है ये, देखो टेढ़ा बना। चलिए जी, ये वाला चीज बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा रिजल्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। सॉल्व करके देखना यही आता है, तो इसको याद रखेंगे तो काम जल्दी आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो बेटा इसी क्वेश्चन Yes, में sir. रहता, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि लेमडा प्लस म्यू का स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस म्यू का होल स्क्वायर, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते, तब तक एक बच्चा आता और लिखता सर 4 इंटू ए कौन है लेमडा, मतलब 17, बी कौन है सर आपका -13. -13, और ये करके और लिख के चला जाता, और आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही करते रह जाते। चलिए नहीं बेटा, फंडा क्लियर है आप लोगों को। Yes, Yes, sir. sir. 2023 के पीडीएफ अटैच किए मैंने, काफी सारे पीवाईक्यूज लिए हैं। ठीक है, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद आपसे अब मुलाकात होगी, B1 बैच से मुलाकात होगी परसों, और B2 बैच से मुलाकात होगी कल, B3 बैच